देखिए प्लांट फिजियोलॉजी, आज अपन पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी जो कि इम्पोर्टेंट है CSIR नेट एंड DBT GRF और MSc लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है। आज से अपन ये नई यूनिट शुरू करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। सबसे पहले अपन देखते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी जेसी बोस। अब देखिए जैसे कि ये जो है प्लांट्स है तो CO2 फोटोसिंथेसिस, ये लीव्स स्टेम रूट्स, इसके अपन इसको 3 में डिवाइड कर रहे हैं। देन रूट्स है H2O वाटर रिलेशन, देन स्टेम हर्बिवोरी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो कि ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, एंड फोटोमॉर्फोजेनेसिस, लीव्स से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा या फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा। हार्मोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अपन सबसे पहले आज देखेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो एंड सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब टू मेक समथिंग एंड फोटो मतलब लाइट। तो क्या बना रहे हैं अपन, लाइट टू मेक समथिंग, लाइट से कुछ बना रहे हैं अपन। वो फोटोसिंथेसिस इज काइंड ऑफ ए रिडक्शन ऑक्सीडेशन, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन है। देन एनाबॉलिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक मतलब इसके अंदर एनर्जी जनरेट हो रही है, कुछ एनर्जी के फॉर्म में कुछ मिल रहा है ATP के फॉर्म में। देखिए ग्रीन प्लांट जैसे कि फोटोसिंथेसिस अपन ये शुरुआत स्टार्टिंग से पढ़ते आते हैं छोटी क्लासों में भी कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है। एक प्लांट, ग्रीन प्लांट, उसको लाइट दो प्लस CO2 एंड H2O की प्रेजेंस में, जो कि लाइट क्या होगी, फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गई। CO2 क्या हो गया, इनऑर्गेनिक कार्बन हो गया, की प्रेजेंस में क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है प्लस ऑक्सीजन गैस बनाता है, वेस्टफुल प्रोडक्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब ऑर्गेनिक कार्बन, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब एनर्जी की फॉर्म में लाइट का यूज़ करके इसने कुछ एनर्जी ATP कुछ बनाया, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में ऑर्गेनिक कार्बन बनाया। देखिए H2O, सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में यूज हुए, जैसे H2O, CO2 जो भी अपन ने यूज़ किया उसके बारे में सबसे पहले H2O अपन को कहाँ से मिलेगा प्लांट्स को। H2O रेनफॉल इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर प्लांट, अपटेक द वाटर बाय देयर रूट्स, रूट हेड जोन। एंड CO2 एयर एटमॉस्फेरिक, CO2 रेस्पायरेशन मेटाबॉलिक CO2। CO2 कहाँ से, एयर में भी एटमॉस्फेरिक से भी मिल सकता है और रेस्पायरेशन में मेटाबॉलिक CO2 भी होता है। तो कई सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें से सबसे पहले प्रिस्टले ने कैंडल जार एक्सपेरिमेंट किया और कैंडल जार एक्सपेरिमेंट से ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी। सेकेंड है सोसेर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बताया कि जो ऑक्सीजन गैस जो अपन को मिलती है, प्रिस्टल ने क्या किया, ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी, लेकिन डिसोसर ने ये बताया कि ऑक्सीजन जो है वो CO2 से आता है कि H2O से आता है। प्लांट्स को अपन CO2 H2O की प्रेजेंस में जो करवा रहे हैं, तो ये जो ऑक्सीजन आ रहा है वो CO2 से आ रहा है कि H2O से आ रहा है, ये इन्होंने बताया। तो अकॉर्डिंग टू डिसोसर ऑक्सीजन गैस इन फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम CO2, तो इनके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन जो आ रही है वो CO2 से आ रही है। एंड सेकेंड एक्सपेरिमेंट एक CB वैन नेल साइंटिस्ट है जिन्होंने वापस यही एक्सपेरिमेंट किया, उनके अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन गैस जो आ रही है वो H2O से आ रही है। ठीक है, रूबेन एंड कामेन ने भी एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने फाइनली बताया कि जो उन्होंने CO2 प्लस H2O मतलब जो एक्सपेरिमेंट करके देखा, उनके अकॉर्डिंग भी जो है ऑक्सीजन वो H2O से ही आ रही है। थर्ड चीज़ अपन ले रहे हैं लाइट के अंदर सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट, सन से अपन लाइट ले सकते हैं, प्लांट्स को लाइट मिलती है। एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी मेड अप ऑफ फोटॉन्स, पार्टिकल्स, वेव। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स क्वांटा कहते हैं अपन उसको, क्वांटम भी वो क्वांटा कहते हैं। लाइट इज ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह रहती है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। स्पेक्ट्रम, द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कुड बी स्टडीड बाय स्पेक्ट्रम, property of light could be studied by spectrum. Visible light among different type of light, visible light is important for photosynthesis. Then 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल लाइट कहलाती है। 400 नैनोमीटर मतलब फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एनर्जी, तो एनर्जी एक 1/λ। ये देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रखा कि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम है, फिर वेवलेंथ लैम्डा। विजिबल स्पेक्ट्रम, तो सबसे पहले जो रहता है विजिबल स्पेक्ट्रम को अपन बोलते हैं विबग्योर, VIBGYOR, मतलब वोयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, जो भी है ये सारे कलर के अकॉर्डिंग इनके वो कर रखे हैं। देन फिर इसके ऊपर 700 नैनोमीटर के ऊपर FR
माइक्रोवेव, रेडियो वेव, और इसके 400 के नीचे गामा, एक्स, यूवी रेज, ये सब 400 के नीचे नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है। 400 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर तक पार, देन 300 नैनोमीटर से 900 नैनोमीटर ब्लू ग्रीन एल्गी। एंगलमान का एक एक्सपेरिमेंट है, एंगलमान ने एक्सपेरिमेंट किया विबग्योर पे, जो है उन्होंने देखा कि मैक्सिमम जो है फोटोसिंथेसिस वो किस में होता है, रेड कलर में होता है। विबग्योर जब उन्होंने देखा तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस होता है वो उनके अकॉर्डिंग जो है सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किस में हुआ, रेड में, फिर ब्लू में, फिर ग्रीन में, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस में हुआ, सबसे ज़्यादा ब्लू में हुआ, फिर रेड में हुआ और फिर ग्रीन में हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको देख लेना एक बार, जो कि ग्राफिकल अगर अपन रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये फोटोसिंथेसिस, ये विबग्योर, तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ब्लू पे और सबसे ज़्यादा एक्शन स्पेक्ट्रा या मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन रेड में, ये इसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेड में। ये भी कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि स्पाइर वगैरह एल्गी को जब कल्चर करवाया गया तो किस में ज़्यादा ग्रो हुआ, किस में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हुआ, वो सब। और फोर्थ जो फोटोसिंथेसिस का कंपोनेंट था वो है ग्रीन प्लांट, ग्रीन लीफ और ग्रीन सेल। तो ग्रीन लीफ मतलब साइटोसोल, जैसे अगर अपन इसकी सेल की बात करें ग्रीन सेल की, तो ग्रीन सेल में क्या होंगे, साइटोसेल सोल होंगे, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, सेल वॉल होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये सब होगी। अगर सेल में से अपन न्यूक्लियस को निकाल दे तो जो बचा हुआ जो पार्ट रहेगा वो साइटोप्लाज्म कहलाएगा। साइटोप्लाज्म से अगर ऑर्गेनेल्स को निकाल दे तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो साइटोसोल कहलाएगा। ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट अपन पढ़ते हैं इसके अंदर, एंडोसिम्बायोसिस, क्लोरोप्लास्ट की ओरिजिन कैसे होती है। एंडोसिम्बायोसिस, यूकैरियोटिक सेल, हेट्रोट्रोपिक सेल, तो बीजीए ऑटोट्रोपिक, प्रोकैरियोटिक, दोनों ये जो सेल है ये एक साथ ऐसे इस तरह से नियर बाय आई, और इसने यूकैरियोटिक सेल ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया और इसको एक न्यूक्लियस की फॉर्म में ले लिया। तो ये इसकी इस तरह से ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट हुई। इनर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक, आउटर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक, इस तरह से इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोटिक है और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो यूकैरियोटिक है। अगर अपने इसी तरह सेल को अगर और डिटेल में देखें तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड ग्रेनम, ये स्ट्रोमल लेमली, जो कि स्ट्रोमल लेमली, ये स्ट्रोमा, स्टार्च, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, 70S राइबोसोम, RNA पॉलीमरेज, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA, थाइलेकोइड, ये सब इसके अंदर, इसके सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे अगर अपन डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA जो है वो देखते तो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, VIP-P1 जीन, VIP-P2 प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, एंड PSBA जीन में D1 प्रोटीन होंगे, PSBD जीन के अंदर D2 प्रोटीन होंगे, एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन होगा। तो पर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर जो क्लोरोप्लास्ट जो इसका जो सेल होगी इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA में नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मतलब नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस हो करेगा। देन VIP-P1 जीन के अंदर VIP-P1 प्रोटीन प्रेजेंट होगा, PSBA जीन के अंदर D1 प्रोटीन होगा, PSBD जीन के अंदर D2 प्रोटीन होगा, एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन होगा। अब देखते हैं अपन क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेटिक एपरेटस, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल, ग्रीन प्लास्टिड, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेमी ऑटोनोमस, एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेमी ऑटोनोमस एंड एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग, इसका सेल्फ रेप्लिकेशन होता है। अगर कहीं बार क्वेश्चन आ जाता है कि सेल्फ रेप्लिकेशन कौन सा ऑर्गन करता है तो क्लोरोप्लास्ट करता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, ऑटोनोमस भी होता है, एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग। आउटर मेम्ब्रेन, इट इज ए यूकैरियोटिक इन ओरिजिन विच कंटेंट्स पोरिन प्रोटीन ड्यू टू विच प्रोटॉन्स कैन क्रॉस इट एंड pH ऑफ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड साइटोसोल रिजेबल। ठीक है, इसके अंदर पोरिन प्रेजेंट होते हैं, जो कि पोरिन प्रोटीन जो कि पर्टिकुलर किस कंटेंट को कंपाउंड को अंदर आना चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए वो सब मेंटेन करते हैं। इसका आउटर मेम्ब्रेन पे पोरिन प्रेजेंट होते हैं, और इनर मेम्ब्रेन पे प्रोकैरियोटिक नेचर होता है। इट इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, प्रोकैरियोटिक नेचर की होती है इनर मेम्ब्रेन, और इट इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। देखो मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे बोला ना कि इनर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक नेचर की है और आउटर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक नेचर की होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की। देन फिर स्ट्रोमा, लिक्विड साइटोसोल ऑफ एंशिएंट साइनोबैक्टीरिया, रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होगा इसके अंदर। रुबिस्को क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम या प्रोटीन, मतलब अगर बोला जाए कि वर्ल्ड में सबसे मोस्ट अबंडेंट एंजाइम कौन सा, तो वो रुबिस्को है। लाइज फैमिली, कार्बोक्सी डिस्म्यूटेज एक्टिविटी,
ड्यूल रोल, ये ड्यूल रोल करता है, जो कि कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन दोनों करे। कार्बोक्सिलेशन मतलब एडिशन ऑफ CO2, RUBP के साथ CO2 का ऐड होना एडिशन ऑफ CO2 कहलाता है, जो कि कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है। एंड ऑक्सीजनेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब रूबिस्को में ऑक्सीजन का ऐड होना। नॉर्मल अगर अपन एयर की बात करें तो CO2 कितने 0.04% है, देन ऑक्सीजन कितनी है इन्वायरमेंट में 21% है, वाटर CO2 0.4%। ठीक है। बोथ कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड विद इन द सेम साइट ऑफ रूबिस्को। बोथ कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड विद इन द सेम साइट ऑफ रूबिस्को। रूबिस्को की सेम साइट पे ऑक्सीजनेशन और सेम साइट पे ही ऑक्सीजनेशन और कार्बोक्सिलेशन दोनों सेम साइट पे ही रूबिस्को की हो गए। नॉर्मली कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटीज प्रेफर्ड, नॉर्मली जो होता है कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी को प्रेफर मिलता है, जैसे कि एडिशन ऑफ CO2। बट द एक्टिव फॉर्म ऑफ रूबिस्को परफॉर्म कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी इन 5 स्टेप। ठीक है, तो ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी कितने स्टेप में होती है? 5 स्टेप में। जैसे RUBP राइबोलोज बिस 1,5 बिसफॉस्फेट, जो इसका साइंटिफिक नेम है, ये इसके जैसे 1.5 पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ, CO2 ऐड होगा इसके अंदर। जब इसके अंदर एक CO2 ऐड होगा तो कार्बन यहाँ जाएगा। देन कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एक एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एक्टिविटी इसके अंदर जब होगी तो डिसम्यूटेज मतलब B से ब्रोक हो जाएगा। देन 3 कार्बन इधर 3 कार्बन उधर, तो 3 कार्बन विद फॉस्फेट ये डिवाइड हो जाएगा। इसको ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी कहेंगे अपन रूबिस्को के। रूबिस्को क्या है? रूबिस्को मल्टी सब यूनिट एंजाइम है। इसकी स्ट्रक्चर कहती होती है मल्टी सब यूनिट एंजाइम है। 16 सब यूनिट होती है, एक 8 लार्ज 8 स्मॉल सब यूनिट होती है। 8 लार्ज जो होती है वो फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट DNA से होती है, नॉन कैटालाइटिक यूनिट होती है। फ्रॉम न्यूक्लियर DNA रेगुलेटरी यूनिट्स, फ्रॉम न्यूक्लियर DNA रेगुलेटरी यूनिट्स होती है। अब देखते हैं अपन ग्रेनम, एक मिनट। ठीक है, अब आगे अपन आज अपन ने रूबिस्को के बारे में पढ़ा है, कल अपन इसके बारे में ग्रेनम एंड थाइलेकोइड्स इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। आगे क्लोरोप्लास्ट के बाकी जो स्ट्रक्चर है उन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। एक बार नोट्स देख लो इसमें।